मेरे बड़े मम्मी पापा एक्सीडेंट में मर गए थे, तो उनकी बेटी अंजलि हमारे साथ रहने लगी। जब से वह आई थी तभी मेरे भाभी और बहनें कोई काम ना करती और मज़े में सोती रहती और अंजलि छत पर बने चूल्हे पर 20-20 लोगों के लिए रोटियां बनाती तो उसकी हालत ख़राब हो जाती। फिर मैं भाभी से कहता कि उसके साथ हाथ बटा दिया करो, तो वह कहते अंजलि हमें कोई भी काम नहीं करने देती। इतना सुनकर अंजलि की आंखों में आंसू आ गए और बोली मैं खुद इनको कोई काम नहीं करने देती हूँ। एक दिन इसकी तबीयत खराब थी तो मैंने सोचा अंजलि का हाथ मैं बटा देता हूँ। तो मैं जैसे ही छत पर गया तो सामने का दृश्य देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए, क्योंकि हमारे बड़ी मम्मी पापा गांव में रहते थे। माँ से मिलने शहर में बस आ रहे थे कि उनकी बस पलट गई और बस के सभी यात्री अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। मेरे बड़े मम्मी पापा भी इसी हादसे का शिकार हो गए थे। बड़े मम्मी पापा की बस में एक ही बेटी थी अंजलि। मेरे माँ और पापा गांव गए थे उनका क्रियाक्रम करने के लिए, लेकिन जब वापस आए तो उनके साथ अंजलि भी थी। वह मुझसे शायद ही 1 साल छोटी होगी। वह 18 साल की थी और मैं 19 साल का था। उसने अपने हाथों में अपना छोटा सा बैग पकड़ा हुआ था और सिसकियों से रोए जा रही थी। बार बार मेरी माँ के गले लगकर कहती कि चाची मुझे पापा क्यों अकेला छोड़ गए। मेरी माँ उसे तसल्ली देने के लिए मेरी भाभी ने ही उसे खाना और पीना जबरदस्ती खिलाया पिलाया था। वह तो सदमा में ही इस कदर बेहाल थी कि कुछ खा पी भी नहीं रही थी। उसे देखकर मुझे तो बहुत दुख हो रहा था, लेकिन मैं बस कुछ हमदर्दी के शब्द ही बोल पाया था। मेरे 4 भाई थे जो शादीशुदा थे, 2 बहनें भी थी। एक की शादी हो चुकी थी और एक अभी कुंवारी थी। मैं उसके लिए रिश्ता भी देख रही थी। मैं सबसे छोटा था। कुछ दिन तो अंजलि को सब तसल्ली देते रही, लेकिन फिर उसने बड़ी भाभी से कहने लगी किस तरह से तुम तो हर समय परेशान रहोगी तो कैसे चलेगा, तुम्हारी तबीयत भी खराब हो जाएगी। तुम्हें तो अब मैं आपको घर के कामों में व्यस्त कर लेना चाहिए। वह कहने लगी कि मैं गांव में पढ़ती थी, हमारे गांव में कॉलेज भी थे, लेकिन किसी ने भी उसकी बात इस तरफ से ध्यान नहीं दिया। भाभी कहने लगी कि पढ़कर तुम्हें क्या करना है, घर के काम काज ही तो करने हैं। मेरी माँ कहने लगी कि मेरी दोनों बेटियां 10वीं तक ही पढ़ी हैं, एक की तो मैंने शादी कर दी, अब दूसरी का भी रिश्ता देख रही हूँ। हमारे यहाँ ज़्यादा पढ़ाई को अहमियत नहीं दी जाती, लड़की को तो बस घर के कामकाज के ही आने चाहिए। अंजलि चुप हो गई थी, लेकिन उसे देखकर मुझे यह महसूस हुआ जैसे उसे पढ़ाई करने का बहुत शौक है। हाल फिलहाल मैंने अपनी माँ से कहा कि आप इसे पढ़ने दें, अगर बड़ी माँ बड़े पापा जिंदा होते तो ज़रूर उसे शिक्षा दिलवाते। मेरी माँ मुझे डांटने लगी कि तुझे इससे ज़्यादा हमदर्दी करने की ज़रूरत नहीं है। अरे लड़कियों को पढ़कर कौन सा नौकरी करनी होती है, 10 पढ़े या 12 घर के काम ही तो करने होते हैं। तुम्हें अभी इन बातों को कोई नहीं पता। मैं अपनी माँ की बात पर चुपचाप हो गया और धीरे धीरे घर के सारे काम अंजलि और मेरी भाभी उस पर रोब जमाने लगे। कहते अंजलि आटा अच्छे से गूंदा नहीं, दूसरे वाली कहती ऐसा करो रोटी के साथ चावल भी बना लेना, और बाकी 2 भाभियाँ भी कुछ नाना कुछ ज़रूर करें इस काम बताती। और मेरी बहन कहने लगी कि शाम की चाय की जिम्मेदारी भी अंजलि के ऊपर ही डाल दीजिए, वह अच्छी चाय बनाती है। सर्दियाँ शुरू हो चुकी थी और हमारा चूल्हा छत पर बनाया गया था और दोनों टाइम की रोटी की जिम्मेदारी भी अंजलि को दे दी गई थी। वह आटा गूंद कर छत पर चली जाती, 2 घंटे बाद जब वापस आती तो बेहाल हो जाती। नीचे आती तो खाना लगाना पड़ता था। सब लोग खाना खाते और अपने अपने कमरे में चले जाते। वह सबके जूठे बर्तन उठाते और किचन में जाकर बर्तन धोने लगती। अभी बर्तन धोकर फ्री ही होती कि पापा उससे कह रहे थे कि अंजलि बेटा ज़रा चाय बना दे। वह चाय का कप पापा को देती। रात के 12 बज जाते थे। सबके बिस्तर चारपाई आंगन में बिछाते बिछाते फिर जाकर उसके सोने की बारी आती थी। और सुबह जब मैं कॉलेज जाने के लिए उठता तो वह मुझे नाश्ता बना कर देती थी। बाकी सब सो रहे होते थे। एक दिन मुझसे कहने लगी अपनी पुरानी किताबें मुझे दे देना। मैंने कहा तुम क्या करोगी, तो वह कहने लगी कि मैं पढ़ूंगी। मैंने कहा कि तुम्हारे पास इतना टाइम होता है पढ़ने का। तभी वह कहने लगी टाइम मैं निकाल लूंगी, बस तुम अपनी पुरानी किताबें मुझे दे दो। मैंने उसे अपनी पुरानी किताबें दे दी, लेकिन मेरी भाभी 1 मिनट भी उसे टिकने नहीं देती थी। यहाँ तक कि अपने बच्चों के फीडर तक अंजलि से कहती थी कि तुम बना के ला दो। मुझे हैरत यह होती थी कि माँ भी उन्हें कुछ नहीं रोकती थी। एक बार मेरी बहन को देखने के लिए कुछ लोग आए हुए थे, लेकिन जब उन्होंने अंजलि को देखा तो मेरी बहन की बजाय अंजलि का रिश्ता मांगने लगे। यह देखकर मेरी माँ को बहुत बुरा लगा था और मेरी बहन बिल्कुल ही गुस्से से माथे पर बल डाले अंजलि को बुरा भला कहने लगी। माँ से कहने लगी कि यह जानबूझकर उन लोगों के सामने आई थी ताकि अपने हुस्न के जलवे दिखा सके। माँ जब तक कि यह इस घर में है मुझे नहीं लगता कि मेरा रिश्ता होगा। मैं वहीं बैठा था, मैंने नोटिस तैयार कर रहा था। मैंने कहा खुद से डरो, क्यों इस बेचारी लड़की पर इल्ज़ाम लगा रही हो। मेरे सामने तुमने खुद ही इससे कहा था कि चाय लेकर अंदर आ जाना,
और अब अगर वह अंजलि को पसंद करके चले गए तो इस पर इल्ज़ाम लगा रही हो। मेरा यह कहना था कि दीदी मुझ पर ही गुस्सा करने लगी। कहने लगी, तुम चुप रहो, तुम्हें क्या पता यह कितनी चालाक है। यह अच्छी तरह से मूड होकर आंखों में मोटा मोटा काजल लगाकर उन लोगों के सामने आई थी। मैंने कहा, दीदी घर में जब कोई मेहमान आता है तो सभी तैयार होते हैं, भाभियों ने भी तो मेकअप करके रखा है। वह कहने लगी, तुम क्यों औरतों के मामले में बोल रहे हो, तुम्हें जब इस लड़की का पता ही नहीं है। तो मेरी माँ कहने लगी, तुम चुपचाप नहीं रह सकते। खैर, जब तक अपनाया की शादी ना हो जाए तो मैं इस अंजलि की बच्ची की शादी थोड़ी करूंगी। मेरे बड़े भाई कहने लगे, क्या जरूरत पड़ी है इसकी शादी करने की। अरे 3-4 साल ऐसे ही रहने दो, पहले घर के कामकाज तो अच्छे से सीख ले। इन्हीं दिनों मेरी बड़ी बहन प्रेग्नेंट हो गई और उसने ससुराल वालों ने भी उसके मायके भेज दिया। मेरी बहन तो बिस्तर से नीचे पैर भी नहीं रखती थी, पानी तक अंजलि से अपने बेड पर ही मंगवाती थी। कहती थी कि डॉक्टर ने कहा है कि आराम करो, और मैं यहाँ आराम करने के लिए ही आई हूँ। पूरा दिन अंजलि घन चक्कर बनी रहती थी। कभी कभी कोई काम, कभी कोई किसी काम के लिए आवाज़ लगाता, तो कभी कोई किसी काम के लिए। कभी माँ कहती कि मेरे पैरों की मालिश कर दो, तो कभी बड़ी बहन कहती कि मेरा सिर दबा दो, बहुत दर्द हो रहा है। कभी भाभिया कहती, अंजलि की बच्ची, तुम्हारे भाई आने वाले हैं, अब तक तुमने रोटियां नहीं बनाई। कभी कहल हो तुम, हर वक्त सब अंजलि को बातें सुनाते रहते और काम भी करवाते रहते। एक बार मैं सो रहा था कि रात में मुझे सिसकियों की आवाज़ आने लगी। मैंने उठकर बैठ गया। मैंने देखा तो अंजलि की चारपाई खाली थी, और मैं जब सिसकियों की आवाज़ का पता करते हुए रूम तक पहुंचा तो देखा वहाँ किताब अपने सामने रखे मोमबत्ती जला रो रही थी। मैंने कहा, तुम इस टाइम क्या कर रही हो, सोना नहीं है क्या? तो वह कहने लगी कि पूरा बदन में बहुत तेज़ दर्द है, आंगन में सोया नहीं जा रहा था। मैंने कहा, तो किताबों को लेकर बैठी हो? वह कहने लगी कि पूरा पूरा दिन टाइम ही नहीं मिलता, इसलिए सोचा थोड़ा पढ़ लूं, लेकिन सिर में दर्द और बदन में भी बहुत तेज दर्द है, महसूस हो रहा है। उसका चेहरा बहुत उतरा हुआ था। मैंने जब उसकी नब्ज पर हाथ रखा तो वह बहुत तेज बुखार से तप रही थी। मैंने कहा, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार हो रहा है। वह कहने लगी, शायद यही वजह है कि मेरे जिस्म में बहुत तेज दर्द है, सर्दी भी लग रही है। मैंने फ्रिज खोला, वहां से दूध का एक गिलास निकाला और उसे गर्म करके उसे अंजलि को दे दिया। यह देखकर वह मुझे कुछ देर के लिए गौर से देखने लगी, फिर कहने लगी कि चाची सुबह डांटेगी कि दूध किसने पिया है। मैंने कहा कि मैं कह दूंगा कि मैंने पिया है, इस टाइम तुम्हें इसकी ज़रूरत है। मैंने उसे दूध लेने के लिए कहा और साथ में एक बुखार की दवा भी दे दी। वह दवा खाकर सो गई। सुबह जब अंजलि को आवाज़ लगा रहे थे, लेकिन वह बुखार की वजह से उठ ही नहीं पा रही थी। मैं अपने कॉलेज चला गया। जब वापस आया तो उसे बर्तन धोते हुए देखा तो मुझे बहुत दुख हुआ। मैं बार बार बर्तन धोते हुए आस्तीन से अपने आंसू पोंछ रही थी। मैंने कहा, तुम यह क्या कर रही हो, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। वह कहने लगी, तो क्या फ़र्क पड़ता है, काम तो करना है ना। मैंने कहा, क्यों नहीं फ़र्क पड़ता, पर कोई भी हमारे घर में बीमार हो वह काम नहीं करता, तुम्हें क्यों कह रही हो। चलो उठो यहाँ से। मैंने उसके हाथ पर पानी डाला और जो साबुन के झाग से भरे हुए थे, फिर उसका हाथ पकड़कर उसे चारपाई पर लिटा दिया। जब भाभी ने देखा तो कहने लगी, ये तुम इसे बिस्तर पर क्यों लिटा रहे हो। मैंने कहा, भाभी आपको दिखाई नहीं देता अंजलि को इतनी तेज बुखार है। तब वह कहने लगी, तुम्हें बड़ी हमदर्दी हो रही है इससे। मैंने कहा, जब आपको दिखाई नहीं दिया तो मुझे तो हमदर्दी करनी ही पड़ेगी ना। जब आपको बुखार होता है तब तो आप अपने कमरे से भी बाहर नहीं निकलती। मेरी बात सुनकर वह कहने लगी कि तुम्हारी बड़ी जुबान चलती है। इसके लिए तो मैंने कहा, जी हाँ। खैर, कुछ देर बाद ही मेरी बड़ी बहन अंजलि को आवाज़ देने लगी। कहने लगी, अंजलि की बच्ची बहरी हो गई है क्या, मेरी आवाज़ सुनाई नहीं देती, तुम्हें नाश्ता बना कर दो। मैं अपनी बड़ी दीदी के कमरे में चला गया। वह बिस्तर पर लेटी फ़ोन पर अपने पति से बातें कर रही थी। मैंने कहा, अब आपको ऐसे ही कौन सी बीमारी हो गई है कि आप अपने लिए चाय तक नहीं बना सकती। वह कहने लगी, क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैंने कहा, प्रेग्नेंट होना कोई बीमारी तो नहीं है, प्रेग्नेंट बहुत सी औरतें होती हैं, बल्कि शादी के बाद तो ज़्यादातर औरतें ही प्रेग्नेंट होती हैं, तो घर के काम काज का छोड़कर बिस्तर संभाल कर बैठ जाती हैं क्या। मेरी बात सुनकर दीदी कहने लगी, तुम्हारी ज़्यादा जुबान नहीं चलने लगी है, चलो जाओ और अंजलि से कहो कि मुझे नाश्ता बना कर दे। मैंने कहा, वह आप लोगों की नौकरानी नहीं है, अंजलि को बहुत तेज बुखार है, आप लोगों को ज़रा भी एहसास है। उस लड़की का इतने में मेरी माँ भी आ गई। तब वह कहने लगी, तुझे क्या इतना एहसास हो रहा है। अरे सुबह मैंने उसे नाश्ते के बाद दवाई दे दी थी, बुखार उतर गया था उसका।
वह ज़रा से बुखार पर बहाने बनाकर लेट जाती है और तुम ज़्यादा उससे हमदर्दी न दिखाया करो, समझा ना। मेरी माँ उल्टा मुझे ही डांटने लगी। मेरी छोटी बहन जो मुझसे बड़ी थी कहने लगी, माँ इसको ज़रा संभाल कर रखें, इसे बड़ी हमदर्दी हो रही है अंजलि से, बड़ी ही चालाक है अंजलि, इसे अपनी अदाओं में ना फंसा लें। मैंने कहा, दीदी कुछ तो सोच समझ के बात किया करो। मैं घर में सबसे छोटा था इसलिए मेरी बात की कोई भी अहमियत ना थी। अंजलि बुखार में थी। अंजलि ने सारे काम किए, साफ चोखा बर्तन, यहाँ तक कि चूल्हे पर रोटी भी उसी ने बनवाई थी। रात को जब रोटियां बनाने के लिए ऊपर गई तो थकान से चूर थी। बुखार से आंखों में बार बार पानी आ रहा था। शायद वह रो रही थी। जरूर अपनी किस्मत को कोस रही होगी कि अगर उसके माँ बाप जिंदा होते तो कभी भी उसकी जिंदगी में ऐसा नमी ना बनी होती। बड़ी माँ पापा तो उसका बहुत ही ज्यादा ख्याल रखते थे, कि उसकी हर नाज नखरे उठाते थे, क्योंकि वह अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी, अपने माँ बाप की मोहब्बत की हकदार भी थी। एक गहरी ठंडी आह भर के मैंने सोचा कि मुझे ही छत पर जाकर उसकी मदद करवा देनी चाहिए। किसी और को तो उस पर जरा भी तरस नहीं आता। जैसे ही मैं ऊपर गया तो सामने का मंजर देखकर मेरे होश उड़कर रह गए थे, क्योंकि वह चूल्हे के पास बेहोश पड़ी थी। यह देखकर मैं भागता हुआ उसके पास पहुंचा था। देखा तो तवे पर रोटी जल चुकी थी। मैं अंजलि अंजलि करके उसे उठाता रहा, लेकिन वह नहीं उठी। क्या करूं मैं? उसके ऊपर पानी की छींटे डालने लगा, लेकिन वह अपने होशो आवाज में नहीं थी। मैं छत से नीचे जाकर माँ को पुकारने लगा, अपनी भाभी को पुकारने लगा। सब छत पर आ गए। अंजलि को बेहोश देखकर परेशान हो गए। कोई पानी की छींटे उसके मुंह पर मार रहा था तो कोई कुछ कह रहा था, लेकिन उसे होश ही नहीं आ रहा था। फिर भाभी और मेरी माँ उसे बड़ी मुश्किल से उठाकर नीचे लेकर गए। उसे चारपाई पर लिटा दिया और वह बुखार से कांप रही थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। बार बार कभी अपनी माँ को पुकारने लगती तो कभी अपने पापा को कहने लगती कि क्या आप मुझे क्यों अकेला छोड़कर गए हैं, मुझे भी अपने साथ ले जाते। उसकी ये हालत देखकर मुझे तरस आ रहा था, लेकिन मेरे घर वालों को दिल में अभी भी उसके लिए कोई रहम नहीं था। माँ ने सुबह होते ही उससे कहा कि तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाती हूँ। माँ उसे डॉक्टर के पास ले गई। कुछ दिन डॉक्टर दवा खाने के बाद वह ठीक हो गई थी, लेकिन फिर सारे के सारे काम उसके सिर पर थे। वक्त ऐसे ही गुजरने लगा। छोटी बहन के लिए जो भी रिश्ता आता वह अंजलि को देखकर अंजलि के लिए रिश्ता मांगने लगती। काफी अच्छे घराने से उसके लिए रिश्ते आ चुके थे, लेकिन माँ की वही जिद थी कि वह अनाया से पहले अंजलि की शादी नहीं करेंगी। मेरी बड़ी बहन अपने घर जा चुकी थी। इन्हें दिनों एक रिश्ते ने दीदी को भी पसंद कर लिया। मेरी माँ बहुत खुश थी और दीदी की शादी की तैयारियां में लग गई थी। सारी तैयारियां अंजलि ने की थी। उसके जोड़े तक उसी ने टोके थे, कपड़ों में कढ़ाई तक माँ ने उसी से ही करवाई थी। मुझे उस बेचारी पर बड़ा तरस आता था। अब तो उसकी आंखों के नीचे काले निशान पड़ने लगे थे। चेहरे की रंगत भी गोरी नहीं रही थी, बल्कि पीली पड़ने लगी थी। पता नहीं कब तक उसके साथ यह जुल्म होता था। मैं यह सब कुछ न होते हुए ही बर्दाश्त कर रही थी। मुझे नहीं पता नहीं लगा कि कब मेरे दिल में अंजलि के लिए एक अलग सी फीलिंग सी आने लगी। मुझे वह अच्छी लगने लगी। मेरे दिल में उसके लिए हमदर्दी कब प्यार में बदल गई मुझे पता ही नहीं चला। मुझे अब बस इस बात का इंतजार था कि मेरी पढ़ाई पूरी करके अपनी नौकरी कर लूँ तो पापा से कहूँगा कि वह मेरी शादी अंजलि से करवा दें। जैसे ही मेरी पढ़ाई का सिलसिला खत्म हुआ मेरी नौकरी भी लग गई और हमारे घर से बस कुछ घंटे की दूरी पर ही मेरा ऑफिस था। इसलिए मैं सुबह जल्दी उठकर जाता था और शाम को ऑफिस बंद होने के बाद ही रात तक वापस घर लौटकर आता था। एक बार जब मैं घर आया तो मेरी माँ मिठाई से मेरा मुंह में डालकर खिलाने लगी और कहने लगी कि मुबारक हो, अंजलि का रिश्ता तय किया गया है। यह सुनना ही था कि मुझे वह मिठाई जहर लगने लगी। ऐसा लगने लगा जैसे किसी ने मेरे हलक पर कड़वा कर दिया हो। मैं हैरत से अपनी माँ को देखने लगा, लेकिन चुप हो गया कि उसका रिश्ता तय हो चुका है। मुझे उस वक्त हैरानी हुई जब मुझे यह पता चला कि मेरी माँ ने जहाँ उसका रिश्ता तय किया है वहाँ एक 60 साल का बूढ़ा है। उसकी बीवी मर चुकी थी, बच्चे जवान शादीशुदा थे और उसे संभालने वाला कोई नहीं था। इसलिए मेरी माँ ने अंजलि का रिश्ता उसके साथ तय कर दिया था। उस रात को अंजलि स्टोर रूम में रो रही थी। मैं बहुत ही परेशान था। जब मैं स्टोर रूम में गया तो वह मुझे देखकर और भी ज्यादा रोने लगी। मैं यह शादी नहीं करना चाहती। मैंने चाहा कि तुम रो मत, मैं तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करूँगा। मैं सुबह माँ से बात करूँगा। वह कहने लगी कि किसी तरह से भी मेरी शादी रुकवा दो, मुझे शादी नहीं करनी।
सुबह जब मैंने यह बात अपनी माँ से कही तो वह मुझे डांटने लगी, कहने लगी तुम घरेलू मामलों से दूर रहा करो। मैंने कहा ऐसी कौन सी बुराई और कमी है अंजलि में कि आपने उसका रिश्ता एक बूढ़े से तय कर दिया। वह कहने लगी कि अनाथ लड़कियों के ऐसे ही रिश्ते होते हैं और शुक्र करो कि उस एक बूढ़े ने कोई एतराज़ नहीं किया, ज़्यादा सवाल जवाब नहीं पूछे, और फिर उस बूढ़े को दहेज भी नहीं चाहिए। हम भला उसे इतना दहेज कैसे दे सकते हैं। मैंने कहा क्यों, जब आप दीदी को, अपनी अनाया दीदी को भी पूरे दहेज के साथ विदा कर सकती हैं तो अंजलि को क्यों नहीं। मेरी माँ कहने लगी तुम्हें क्यों इस लड़की की इतनी हमदर्दी होती है कि तुम अपनी बहन के साथ उसकी मिलाप कर रहे हो। अरे तुम्हारी बहनों के माँ बाप जिंदा हैं इसलिए उन्हें दहेज दिया है, उसकी शादी धूमधाम से की है, लेकिन अंजलि के माँ बाप जिंदा होते थोड़ी हैं। मैंने कहा अंजलि के हिस्से में आई हुई ज़मीन किसके पास है। मेरे सवाल पर मेरी माँ ने मेरी शक्ल देखी। मैंने कहा ज़रूर पापा के और आपके पास ही होगी। आप वहाँ बेचकर उसका रिश्ता भी कर सकती हैं और उन पैसों से उसका दहेज भी खरीदा जा सकता है। मेरी माँ कहने लगी कि वह सब बेचकर हमने पैसे अपने पास रख लिए थे, कितने सालों से वह हमारे घर में खा पी रही है, सुकून की ज़िंदगी गुजार रही है, तो पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं क्या। यह सुनकर उससे मुझे अपनी माँ की सोच पर अफसोस होने लगा। मैंने कहा माँ, जो 2 रोटियां वह इस घर में इतनी मेहनत के बाद खाती रही है ना, वह भी आप उसको उसके बाप की कमाई से खिलाती रही हैं। इतनी अफसोस की बात है। मैंने कहा अगर आपको अंजलि को दहेज देने की इतनी परेशानी है ना, तो ऐसा करो कि मेरी शादी अंजलि से करा दो, आपको दहेज भी नहीं देना पड़ेगा। यह सुनना ही था कि मेरी माँ मुझे डांटने लगी और कहने लगी मैं क्या, क्यों तुम्हारी शादी किसी अनाथ लड़की से कराने लगी। मैंने कहा अगर आप सीधी तरह से नहीं करोगी तो फिर मैं ज़बरदस्ती जाकर उससे शादी कर लूँगा, क्योंकि वह भी बालिग है और मैं भी बालिग हूँ। यह बात मैंने अपने पापा से भी कह दी थी और मेरे पापा को इस बात पर कोई भी एतराज़ नहीं था। भाभीियों ने भी मेरी माँ को राज़ी कर लिया कि अच्छा ही है, अंजलि सारे से हमारी नौकरानी मेहरबानी करेगी, लेकिन वह नहीं जानती थी कि मेरा क्या इरादा है। मेरे पापा ने जब मेरा रिश्ता अंजलि के साथ फिक्स किया तो वह हैरत से मुझे देख रही थी। अब मुझसे बात नहीं करती थी बल्कि मुझे देखती ही स्टोर रूम में चली जाती थी। 1 महीने के बाद मेरे पापा ने मेरी शादी उससे कर दी। इन्हीं दिनों मुझे एक और बड़ी कंपनी ने नौकरी मिल गई थी। शादी की रात अंजलि बड़ी नर्वस थी, बस ये कहने लगी कि तुमने मुझसे शादी क्यों की। मैंने कहा क्यों, हमारे शादी हो नहीं सकती थी क्या। वह कहने लगी शायद तुमने मुझसे हमदर्दी के नाते यह कदम उठाया है। मैंने कहा क्यों, मैं ऐसा क्यों करूँगा, तुम खूबसूरत हो, स्मार्ट हो, सलीके से घर चलाने वाली हो और बहुत ही अच्छी हो। मैं खुद को खुशनसीब समझता हूँ कि पापा ने मेरी बात रख ली। वह कहने लगी अगर चाचा ना मानते तो तुम क्या करते। मैंने कहा उन्हें और ज़्यादा मनाने की कोशिश करता, और अगर फिर भी ना मानते तो मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें कोर्ट में ले जाता और तुमसे शादी कर लेता, फिर सबको मानना ही पड़ता। मेरी बात सुनकर पहली बार वह हंसी थी। मैंने पहली बार उसके चेहरे पर मुस्कुराहट देखी थी। वह कहने लगी क्या सच में तुम मुझसे इतनी मोहब्बत करते हो। मैंने कहा बहुत मोहब्बत करता हूँ और करता रहूँगा। वह कहने लगी लेकिन मेरी ज़िंदगी तो वैसे भी वैसी रह जाएगी। जानती हो भाभी क्या कह रही थी, कह रही थी कि अब तो अंजलि हमारे घर में ही रहेगी और सारी ज़िंदगी हमारी सेवा ही करेगी, और अंकुल शहर में नौकरी करेगा, और कहाँ जो हो सकता है वह उन्हें कहने दो। मैं सोच चुका था मैं वही करूँगा। 1 महीने तक तो मैंने कुछ नहीं कहा। शादी के बाद अंजलि के 2 नहीं नखरे उठाए गए थे। 1 महीने बाद मैंने अपने पापा से कहा कि शहर में जहाँ मेरी नौकरी लगी है वहाँ से रोज़ आना जाना मेरे लिए मुश्किल है। मेरी माँ कहने लगी हाँ तो कोई बात नहीं, तुम हफ्ते में एक बार चक्कर लगा जाया करना। मैंने कहा नहीं माँ, हफ्ते में 1 बार आना ही मुश्किल हो जाएगा, मैं बस महीने में 1 बार चक्कर ही लगा सकता हूँ। मेरी माँ कहने लगी चलो ठीक है, जाहिर है तुम्हें नौकरी तो करनी ही है। मैंने कहा मैं अपने साथ अपनी बीवी को लेकर जाना चाहता हूँ। इस बात पर मेरी माँ को क्या पूरे घर वालों को एतराज़ होने लगा, लेकिन मैंने किसी का भी एतराज़ नहीं सुना। मैं ज़बरदस्ती अंजलि को अपने साथ शहर ले गया। वह बहुत खुश था। हमारा छोटा सा घर था, इसे अंजलि ने बड़े सलीके से सजाया था। मुझसे कहती थी कि अंकुर तुमने मेरी ज़िंदगी को जन्नत बना दिया है, लेकिन सच तो यह था कि जन्नत तो उसने मेरी ज़िंदगी को बना दिया था। वह मेरा बहुत ख्याल रखती थी, मुझसे बहुत प्यार करती थी। मेरे ख्याल से मर्दों को अपनी बीवी के लिए ऐसा कदम तो उठा ही लेना चाहिए, इससे कोई हर्ज की बात तो नहीं है। दोस्तों, यह इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, उम्मीद है आपको यह कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, करना मत भूलें। चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि वीडियो की अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कल आपसे एक नई कहानी में।